नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय और लोकतांत्रिक डिबेट शो दंगल। आज बात हरियाणा की, जहां के कुरुक्षेत्र में आमने सामने दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियां भी ताल ठोक रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के एक बयान ने चुनावी दंगल के दांवपेच को पलट दिया है। राहुल के अग्निवीर और हरियाणा के युवाओं के रोजगार के मुद्दे हावी हो गए। इसी मुद्दे पर अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा ने पलटवार किया। अमित शाह ने राहुल गांधी को झूठ की मशीन तक कह डाला। वहीं जेपी नड्डा ने पर्ची और खर्ची का जिक्र करके कांग्रेस की दुखती रख पर हाथ रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार और रोजगार, नौकरी का मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना रंग दिखाएगा? क्या जब 5 अक्टूबर को राज्य में वोटिंग होगी तो जनता के मन में कोई और मुद्दा तो जगह नहीं बना लेगा? आज इन्हीं सवालों के साथ होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? चुनाव हरियाणा में है और चर्चा करीब 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के टेक्सास के डलास में। हालिया अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी जब हरियाणा के युवाओं से मिले तो बेरोजगारी से लेकर रोजगार के मौके पर बात की। इसी दौरान हरियाणा के युवाओं ने डंकी रूट के बारे में भी बताया। इस रूट के जरिए अवैध तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर अमेरिका और यूरोप के देशों में नौकरी की तलाश में पहुंचते हैं। इसी का जिक्र करते हुए अमेरिका से लौटने के बाद हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह भी कहा कि राहुल जी, मैंने ट्राई किया, फेल हो गया। बेरोजगारी है, महंगाई है। और जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे दुख हुआ। उन्होंने बोला, राहुल जी, हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। राहुल गांधी की सियासी गाड़ी नहीं रुकी। उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे को भी उछाल दिया। सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई। उन्होंने कहा, यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो। अग्निवीर पर राहुल गांधी के बयान सुनते ही अमित शाह भड़क उठे। बादशाहपुर की जनसभा में राहुल गांधी को अमित शाह ने झूठ बोलने की मशीन बता दिया। ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। अमित शाह का ये बयान यूं ही नहीं है। वैसे तो साल 2022 में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को 4 साल के लिए सेना में चुना जाता है। इनमें से 25% तक उम्मीदवारों को नियमित कैडर के रूप में सशस्त्र बलों में रखा जाता है। लेकिन बाद में जब इस मुद्दे पर हंगामा हुआ तो अग्निवीर योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों के लिए कई दरवाजे खुल गए। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। करगिल विजय दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण की सुविधा देगी। 26 जुलाई को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी। 26 जुलाई को इसी साल ओडिशा सरकार ने राज्य की सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 5 साल छूट की घोषणा की।
26 जुलाई 2024 को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी बल में मौका दिया जाएगा। 26 जुलाई को ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अग्निवीरों को आर्म पुलिस और एसआरपी की भर्ती में आरक्षण का ऐलान किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अग्निवीरों को सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान किया। अरुणाचल और असम सरकार भी पुलिस विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को राज्य के अलग अलग विभागों में आरक्षण के प्रावधान का ऐलान किया। हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती, माइनिंग गार्ड भर्ती के तहत 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। यही वजह है कि अमित शाह चुनाव में ताल ठोक कर कह रहे हैं कि अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। अग्निवीरों पर हरियाणा की जनता के बीच अमित शाह ने अपना संदेश साफ कर दिया, लेकिन साथ ही कांग्रेस को लेकर भी आगाह किया। कांग्रेस का जब जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है, खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची, ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी। 10 साल पहले नौकरी खर्ची पर और पर्ची पर लगती थी कि नहीं लगती थी? और जो हमारे उद्यमी स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, जो होनहार विद्यार्थी थे, जो सक्षम विद्यार्थी थे, वो बेरोजगारी की कतार में खड़े रहते थे। इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में अग्निवीर का मुद्दा अहम मुद्दों में से एक है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अग्निवीर योजना के तहत जुलाई 2024 तक 1 लाख से ज्यादा युवाओं की भर्ती हो चुकी है। राहुल गांधी इस मुद्दे को ये कहकर भुनाने में जुटे हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा की जनता किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करती है। आज तक ब्यूरो। तो मेहमानों से आपका तारुफ कराया, लेकिन उससे पहले सीधा आपको पंचकुला लिए चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, ये सारी चीजों ने साधारण व्यक्ति को ताकत देने का काम किया और उसको खड़ा करने का काम किया। ये इकोनॉमिक एजेंडा को हम लोगों ने पूरा किया। इसलिए जो हम कहते हैं उसको ध्यान में रख करके हमने ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आज आफ्टर कोरोना और ये जो जंग छिड़ी है, सारे देशों की इकोनॉमी मुसीबत में है। अमेरिका की इकोनॉमी मुसीबत में है, जापान की इकोनॉमी मुसीबत में है, चीन जो किसी को बताता नहीं है उसकी इकोनॉमी मुसीबत में है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी मुसीबत में है, यूरोप मुसीबत में है। लेकिन ऐसे वक्त पर अगर हम कहें, और ये सब इन्फ्लेशन झेल रहे हैं, लो ग्रोथ रेट देख रहे हैं, वॉर का रिजीम है, ऐसे में आईएमएफ और मूडीज बोलते हैं द ओनली ब्राइट स्पॉट इज इंडिया। आज उम्मीद है तो वो भारत से है। और ये किस लिए हुआ? इसलिए कि जब कोरोना आया तो सबने रेवड़ियां बांटी, डोल्स बांटे, और हमारे भी कांग्रेसी भाई बोलते थे कुछ डोल बांटो, कुछ डोल बांटो। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हम डोल्स नहीं बांटेंगे, हम अपने भाइयों को मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए 1,25,000 करोड़ रुपए का पूरे पैकेज देकर के किसानों को मजबूत किया, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया, उसी तरीके से अपने अन्य सेक्टर्स को मजबूत किया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ की जनता को भोजन राशन की व्यवस्था की, जो अभी तक चल रही है। और इसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए और गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तहत यह रिपोर्ट आई है
कि भारत की अति गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। तो मेहमानों का तारुफ आपको करा देते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, जैस्मिन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं, वीरेंद्र सिंधु प्रवक्ता जेजेपी के हमारे साथ हैं। शिवम त्यागी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि झूठ की मशीन क्यों कहा जा रहा है, क्या गलत लग रहा है, वो आगे हम समझे, लेकिन जरा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी को भी अंदाजा हो गया है कि अग्निवीर का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी दुखती नस को टच करने की कोशिश शायद विपक्ष कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा बड़ा मुद्दा भी हो जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये मान रहे हैं आप कि ये एक बड़ा मुद्दा है जो नुकसान कर सकता है, इसलिए सरकारी दांव वाला चाल? नहीं अर्पिता जी, नहीं अर्पिता जी, क्या है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का एक कैंपेन छेड़ा हुआ है राहुल गांधी ने। वो जो कहते हैं ना मोहब्बत की दुकान, बेसिकली राहुल गांधी एक झूठे नेता है, उनकी मोहब्बत की नहीं झूठ की दुकान है, उस पर झूठ के ही पकवान है और उनके जो आसपास की पूरी पार्टी है वो तो झूठ बोलने में उनसे भी ज्यादा महान है। वो है क्या कि वो अग्निवीर पर बार बार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। कहते हैं कि भाई हम इसलिए अग्निवीर लेकर आए क्योंकि हमें उनको पेंशन नहीं देनी है या पेंशन नहीं देना चाहते हम। कमाल बात हो गई। अरे आप जानते ही नहीं है करगिल रिव्यू कमेटी ने क्या कहा था। करगिल रिव्यू कमेटी ने कहा था कि आर्मी को जवान होना पड़ेगा, युवा होना पड़ेगा, वहां पर उनकी एज जो है वो घटनी चाहिए। अब अगर इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे तो हम तो जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आज चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, सब वो 10% का तो आरक्षण दे ही रहे हैं, 25% जो अग्निवीर है वो वहां पर रहेंगे ही। इसके अलावा तमाम राज्यों में, हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो पुलिस में उनको आरक्षण है, एज में आरक्षण है, गार्ड्स में आरक्षण है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, असम में, हर जगह आरक्षण है। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, आप देखिए ना सेना को, लेकिन ये तो सेना के अध्यक्ष पेंशन को तो गुंडा नहीं है कहने ना वाले आज सेना की बात करते हैं, या फिर और दूसरा सवाल मेरा ये कि सुनिए, दूसरी चीज जो आप ये भी कह रहे हैं शिवम, मैं इसमें सवाल एक और ऐड करना चाह रही हूँ। आपने कहा ये जितनी चीजें, आप जितने आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें भी देखिए, आप 26 जुलाई एमपी ने घोषणा की, 26 जुलाई को उड़ीसा सरकार ने, फिर यूपी सीएम ने, गुजरात में, ये सब आपने गिना दिया, ये ठीक है, सबने 10% आरक्षण की बात कही है। लेकिन जब आप ये योजना लेकर आए तो क्या ये आप मानेंगे कि कहीं कोई कमी रह गई, उस समय ही इन चीजों को उस तरीके से नहीं बनाया गया, किस तरीके के सवाल ही ना उठे? बाद में जब सवाल उठे तो आपको ये रियलाइज हुआ, आपको ये महसूस हुआ, उसके बाद हर जगह आरक्षण के दरवाजे खोले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि जब आप कोई भी चीज लेकर आते हैं, कोई भी स्कीम लेकर आते हैं, उसके अलग अलग पहलू हैं। जब वो पब्लिक डोमेन में आती है, जाहिर है सेना से कंसल्टेशन के बाद ही स्कीम आई, लेकिन जब आप उसको पब्लिक डोमेन पे लेकर आते हैं तो उसके अलग अलग रिव्यूज हैं, हर तरीके से चीजें खुलती हैं, नए एस्पेक्ट्स खुलते हैं वहां पर। लेकिन सरकार रिजिड नहीं है। सरकार ये नहीं कहती कि नहीं हम स्कीम लेकर आ गए, हम बदलाव करने को तैयार नहीं। हम देश के लिए चीजों को कितना बेहतर करना है, आर्मी को कितना बेहतर करना है, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप उसको मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बना लें, उसको झूठ बोलना शुरू कर दें, सेना को लेकर देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दें, उनकी एज को लेकर, उनकी पेंशन को लेकर सेना के अध्यक्ष को गुंडा आप कहेंगे, सेना का अपमान आप करेंगे, सर्जिकल एयर स्ट्राइक पर सबूत आप मांगेंगे, चाइना में ये कहेंगे कि सेना पिट रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव आएंगे आप सेना की तरफ से ऐसा लगेगा जैसे सेना का आप कितना भला चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। इस देश में देश की सेना को लेकर अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा तो चाहे वो राहुल गांधी हो जो नफरत की दुकान, झूठ की दुकान चलाते हैं, चाहे कोई और, हम जनता के बीच में जाएंगे और उसको बताएंगे। अब डंकी को लेकर जो राहुल गांधी ने कहानी बताई है, वहां बात की उन लोगों ने, राहुल गांधी ने उन लोगों से, और ये कह रहे हैं कि अब देखिए ये जिस तरह वो कह रहे हैं 50 लाख में बिजनेस नहीं शुरू होगा, बहुत सारे लोग हैं जो यहां से छोड़कर वहां जा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा भी, क्योंकि अब जब ये चर्चा छिड़ी है तो मैं ये आंकड़ा भी आपके सामने रख दूं। 5 साल में अगर हम देखें तो यूएस में अवैध एंट्री करने वाले अगर भारतीयों की संख्या हम देख ले तो सबसे ज्यादा 2022 और 23 में है, और ये आंकड़ा 96,000 को पार कर जाता है सर। और अगर आप इसको तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो 2018 से 19 में ये 8,000 था। ये संख्या क्यों बढ़ी है? अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को छू रहे हैं तो कहीं ना कहीं आंकड़े भी तो यही बताते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे उधर से आवाज दे। शिवम, शिवम क्या सुन पा रहे हैं आप? शायद उन तक आवाज नहीं। चलिए इस पर एक रिएक्शन दीपक झा से जरा ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि झूठ परोसा जा रहा है। जी अर्पिता जी, मुझसे सवाल कर रही हैं आप? जी जी जी।
हेलो जी दीपक जी, आवाज अर्पिता जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि भाजपा अपने झूठ के बनाए हुए जाल में फंस चुकी है। इनको किसी और का खोदा हुआ गड्ढा नहीं चाहिए, इन्होंने अपने लिए गड्ढा खोदा है। 2014 से लेकर और आज तक 2024 10 साल हो गया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये लोग लगातार झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं। इसके लिए तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना। तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ और झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। अग्निवीर पे देश की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। किसानों ने इनको किसान बिल वापस करवा के माना, जिनको एक खालिस्तानी और आतंकवादी बताते हैं। तो इस तरीके का भाजपा ने जिस तरीके से दुष्प्रचार किया किसानों के खिलाफ, तो देखा आपने। तो अब ये दूसरी तीसरी बार जो आए हैं मोदी जी, ये पलटू राम की सरकार हो चुकी है। हर मुद्दे पे इनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ता है। आप ये देखिए, दुनिया में और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा कि पहले सरकार पूरे देश में सिलेंडर की कीमत 1200-1100 करती है, और अब जब चुनाव आता है तो हरियाणा में कहते हैं कि हम 500 का देंगे। और पिछले 10 सालों से अर्पिता जी, इनकी ही सरकार थी हरियाणा में, तो 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? ये पूछिए आप इनसे सवाल। और दूसरी बात, जब आपने अमेरिका का कहा, तो अमेरिका में अवैध घुसपैठिए घुस रहे हैं। दूसरी बात, तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी अभी होके आए हैं, और वहां पे मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है। अमेरिका में कैलिफोर्निया पे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, और वहां पे कहा जा रहा है, तख्ती लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदुओं भारत वापस जाओ। ये क्यों हो रहा है भाई? नरेंद्र मोदी जी का भी इतने डंका बज रहा है। इनसे आप पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी जुमला विश्वविद्यालय के कुलपति कैसे बन गए पिछले 10 सालों में, और नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह इस जुमला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन चुके हैं। इन्होंने कहा था महंगाई 100 दिनों में हम कम कर देंगे, गरीबों के हम देखभाल करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? 2 बिजनेस घरानों की तो पॉकेट भर दिया। ठीक है दीपक जी, आप ये कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है। मैंने कहा 2 बिजनेसमैन घराना, आप कथनी और करनी में अंतर है। पूरा देश का राज, कथनी और करनी में अंतर है, आप ये बता रहे हैं ना, कथनी और करनी में अंतर है ना? तो मेरा सवाल फिर यहाँ उठता है कांग्रेस पार्टी से भी कि आपकी कथनी और करनी में समानता है या नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप, चलिए इतना आप लोग कह रहे हैं कि हम सेना के बारे में सोच रहे हैं, हम जवानों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे बता दीजिए, अग्निवीर की ये जो योजना आई है आपकी, जहां जहां सरकार है, कहां कहां आपने आरक्षण का ऐलान कर दिया? क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सुनिए सर, ओडिशा में, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, अरुणाचल में, असम में अलग अलग तरीके से आरक्षण की बात कही गई है। वो खुले हाथों से उनका स्वागत कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव तो ले रहे हैं। आप कहां ले रहे हैं? अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात है कि सेना के नाम पे जो राजनीतिकरण जो भाजपा ने शुरू किया है इस देश में, वो सबसे बेहद शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी जी ने सेना के पीछे पोस्टर लगा के फिर सेना के नाम पे वोट मांगते थे। नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में सभा करी तो वहां पे वोट मांगे थे। अगर वो कहते थे कि हमने सेना के लिए कुछ किया तो सेना के नाम पे हमको वोट दो। तो नरेंद्र मोदी जी का कुकृत्य है, अग्निवीर के नाम पे अब देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। सुनिए दीपक झा, सुनिए ना, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर वोट मांगने के लिए अग्निवीरों का इस्तेमाल हो रहा है, जवानों का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर यही आरोप आपके ऊपर क्यों ना लगे? आप भी यहाँ सिर्फ इन बातों को कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने राज्यों में इस तरह से आरक्षण का ऐलान कर सकते थे ना कि देखिए केंद्र की योजना भले हमें नहीं पसंद, लेकिन फिर भी हम अपने राज्य में इनको जगह देंगे। किया आपने ऐलान, या आप भी सिर्फ चुनाव में वोटों के लिए कर रहे हैं ऐसा? सुनिए अर्पिता जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया है बहुत स्पष्ट तरीके से, लोकसभा के चुनावों के प्रचारों के दौरान हमने बहुत स्पष्ट तरीके से घोषणा किया था, और हमारे मुखपत्र में भी था, घोषणा पत्र में भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, अग्निवीर योजना से हमारे को कोई हमदर्दी नहीं है, युवाओं के भविष्य को हम बर्बाद नहीं करने देंगे। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, अभी तो आपने ये बात की बात है, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ ताकि दर्शक भी समझ पाए कि कथनी और करनी में कहाँ कितना फर्क है। आप ये कहना जब होगा तब करेंगे, अभी जहां है वहां क्या कर रहे हैं? अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना को अगर हम खत्म करना चाहते तो हमें केंद्र में आना पड़ेगा। केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। सवाल सुनिए सर, राज्य स्तर पे आप इसको कुतर्क मत कीजिए सर। सुनिए, तो मेरा सवाल आपसे ये है ही नहीं कि आप इसको खत्म कर रहे हैं कि नहीं। मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा सर, मैं पूछूंगी, आप वो मत मुझे बताइए कि मैं किससे क्या पूछूं, है ना दीपक जी?
अगर आप आंसर नहीं कर सकते तो मैं आगे बढ़ूं। मेरा सीधा सा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार जहां है, आप ध्यान से सुनिएगा इस बार, है ना? तर्क करेंगे सर इस पर, है ना? कुतर्क नहीं। मेरा ध्यान से आप सवाल सुनिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इन राज्यों में, एक बार फिर से बता देती हूं आपको, एमपी ने, ओडिशा सरकार ने, योगी ने, उत्तर प्रदेश के सीएम, गुजरात ने, राजस्थान, अरुणाचल, इन हर जगहों पर अपने अपने स्तर से इन अग्निवीरों के लिए उन्होंने आरक्षण की घोषणा की है कि आइए चलिए हम अपने यहां आकर आपको आरक्षण देंगे। जहां आपकी सरकार है, आपने कहां किन किन राज्यों में यह ऐलान कर दिया कि चलिए ये योजना तो हम खत्म कर देंगे जब हम सरकार में आएंगे, लेकिन तब तक हम आरक्षण देंगे। कथनी और करनी का जो फर्क आप मुझे समझा रहे थे, मैं वो समझना चाह रही हूं। यानी आप भी सिर्फ चुनाव में इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन जहां कर सकते हैं वहां नहीं कर रहे। ठीक है, अब मैं जवाब दूं आपको, जवाब दूं। देखिए, भाजपा ने क्या किया है, अग्निवीरों को कहां पे योजना दिया है? बैंक में सिक्योरिटी गार्ड पे देगी, स्कूल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देगी। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की सेवा करने वाला जवान सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे, बैंक में जाके सिक्योरिटी की नौकरी करे। तो भाजपा ने वहां पर आरक्षण दिया। भाजपा का चरित्र है, भाजपा देश की सेनाओं को अपमान करता है। दीपक झा, अरे गलत बोल रहे हो दीपक झा, गलत बोल रहे हो। अब सुनिए अर्पिता जी, सीआईएसएफ बीएसएफ किसके अधीन आता है? देश की सरकार के अंदर आता है, भारत सरकार के अधीन के अंदर आता है। अच्छा चलिए, राज्य में भी मैं आपको बता दूं सर, यूपी पुलिस, सुन लीजिए, यूपी पुलिस में पीएससी बल में मौका देने की बात सीएम योगी ने की है। गुजरात में आर्म्स पुलिस और सीआरपी की भर्ती में गुजरात सीएम ने आरक्षण की बात कही है। इसमें कहां है बैंक के सुरक्षा गार्ड? भाई कहां है बैंक के सुरक्षा गार्ड? किस राज्य की बात कर रहे हैं? इनको युवाओं नहीं, सुनिए आप ये बताइए, सुनिए आप अर्पिता जी, सीधी बात यह है कि आप अग्निवीर को परमानेंट क्यों नहीं करते? आर्मी में सदा सदा के लिए इनको भर्ती क्यों नहीं करते? सीधा सवाल है। जो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, किसी भी स्टेट का युवा अगर पुलिस में जाना चाहता है, नहीं, सवाल यह है कि अगर कोई युवा पुलिस में जाना चाहता है, उसकी जगह पे आप किसी और को बैठाना क्यों चाहते हैं? आर्मी में जो गया है देशभक्ति के साथ, वो देशभक्ति करना चाहता है। आप इसमें सवाल नहीं करते हैं। भाजपा के जुमलों पे आप सवाल नहीं करते हैं। सवाल आप करते हैं कांग्रेस पे। मैंने पहली बार कह दिया, हमारे नेताओं ने पहली बार कर दिया, अग्निवीर योजना यूजलेस है, अग्निवीर योजना को हम खत्म करना चाहते हैं। बात बहुत स्पष्ट है। आवाज नहीं पहुंच पाई थी। एक बार फिर से मैं सवाल रखूंगी, लेकिन इस पर एक जवाब आप दे दीजिए पहले। थैंक यू। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि दीपक झा के पास ना कोई डेटा है, ना कोई तथ्य है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कहते हैं कि हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। अरे आप आओगे तो खत्म कर दोगे, लेकिन जो करगिल रिव्यू कमेटी कहती है कि देश की सेना युवा होना चाहिए, उस पर क्या करोगे? प्लीज बीच में नहीं। अर्पिता जी प्लीज, मैं बीच में नहीं बोल। अर्पिता जी प्लीज, रिक्वेस्ट है। अर्पिता जी रिक्वेस्ट है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, कोई लाभ ही नहीं है इस बात पर। राहुल गांधी जी को कोई लाभ नहीं। अरे इतना फ्रस्ट्रेट अग्निवीर योजना देश के लिए घातक है। किस तरीके से आर्मी में जो सेना में जो लोग जवान नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनके मनोबल को हतोत्साहित करता है। आप तक सर प्लीज अपनी अपनी बारी में सर प्लीज। शिवम त्यागी, अच्छा ठीक है, चलिए इसी तरीके से करते हैं। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि करगिल रिव्यू कमेटी का क्या करोगे? सेना को युवा बनाने के लिए क्या करोगे? इस देश की सेना को मजबूत रखने के लिए क्या करोगे? सेना की बात करना बंद कीजिए भाई। एके एंटनी का फ्लोर ऑफ द हाउस डिफेंस मिनिस्टर होते हुए यह बयान है कि चाइना बॉर्डर एरिया पे सबसे बेहतर तरीका यही है कि वहां पर हम कोई डेवलपमेंट ही ना करें। आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे भाई, क्या था? प्लीज आप अर्पिता जी आप इनको दीपक झा बार आपको समझाने के बाद, और अब अग्निवीर पर आते हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ सर, प्लीज दीपक झा आवाज कम कीजिए। शिवम जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। तो आप उस पर बात करने के लिए कब तैयार हैं? 2012-13 में किस तरीके से क्या हाल था? सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे भाई, और ये खुद इस देश के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। आप जो है बॉर्डर एरियाज को जो है डेवलप नहीं करना चाहते थे, इस वजह से क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। आज सेना को लेकर जितने रिफॉर्म्स इस देश ने किए हैं, देश जानता है। जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर से लेकर हर जगह और राफेल तक हम लेकर आई है, सेना के लिए ही है। लेकिन अब मैं इंपॉर्टेंट विषय पर आता हूं। इन्होंने कहा कि अग्निवीर बिल्कुल बेकार स्कीम है, हम इसको आते ही बंद कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब इनको अग्निवीर के बारे में पता होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दीपक झा जी, अग्निवीर को कितनी तनख्वाह मिलती है बस आप मुझे इतना बता दीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में मैं मान जाऊंगा कि आप अग्निवीर के बारे में कुछ भी जानते हैं। बताइए, बोलो भाई।
इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अग्निवीर आप आपको बता बोलिए। रहे हैं कि अग्निवीर पे जो आपने 1 करोड़ शहीद होने वालों पे पूरा बैंक फंड इंश्योरेंस का पैसा गिना के उनको 1 करोड़ देते हो शहीद भाई, होने पे तनख्वाह तो कितनी कृपया मिलेगी करके उनको? अपनी सरकार के अकाउंट से दीजिए ना। कितनी तनख्वाह मिलेगी? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अरे तनख्वाह कितनी भाई? मिलेगी उसको? कितनी तनख्वाह मिलती है? हमारे कितना देश पेंशन के मिलती है? अग्निवीर आप को बताइए कितनी ना। तनख्वाह मिलेगी ये भी नहीं पता आपको? उनको ये भी तो बताओ ना। नहीं, आप अग्निवीर पर बहस करने आ गए, आपको ये नहीं पता कि अग्निवीर को तनख्वाह कितनी मिलती है? उनके रिटायरमेंट में ये राहुल गांधी वाला हाल है, आपका कुछ पता ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। अग्निवीर पे सीना ठोक रहे हो। अरे तनख्वाह अरे कितनी यार, मिलेगी? कमाल करते हो। अब सवाल क्यों ना जवाब दो। अब जवाब दो। तनख्वाह कितनी मिलेगी? भाई? आप बहुत एहसान करते हो सेना पे। अब अर्पिता जी देखिए, यही प्रॉब्लम है। अरे नरेंद्र मोदी जी की सब्जेक्ट तनख्वाह कितनी है रिलेटेड इनके बताइए। पास अभी ठीक है, कोई दीपक जी, आप information देखिए वो नहीं। ये पूछ रहे हैं। जानते ही ठीक नहीं है। अग्निवीर क्या है, ऐसे ही राहुल गांधी नहीं जानते। देश को इस तरीके से ठीक, दीपक आप झा बताइए ना ये कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सेना तनख्वाह से कितनी कहां है? पहुंच देश गए को बता नरेंद्र दीजिए। मोदी जी का खर्चा? नरेंद्र मोदी जी अपने मैंने ऊपर तो नहीं महीने पे पूछा कितना राहुल खर्चा गांधी के करते ट्रिप का क्या खर्चा है। नरेंद्र मोदी जी मैंने अपने नहीं PR पूछा पे कि राहुल कितना गांधी विदेशों में खर्चा जाकर करते प्लीज हैं। चर्चा में लौट जाते हैं। दीपक झा साहब, अग्निवीर की देखिए तनख्वाह हर सवाल के जवाब में आप लगातार बताइए। बोलना जवाब नहीं क्या हो हो गया सकता। इस आदमी को? लगातार जवाब नहीं हो सकता। वो सीधे आपसे ये पूछ रहे हैं कि बता दीजिए तनख्वाह रैंक कितनी नहीं है। चलना है। अग्निवीर की तनख्वाह क्या है, फिर से एक मौका देते हैं, बताइए। नहीं, देखिए अर्पिता जी इनसे पूछ लीजिए ये भगवान, अग्निवीर की योजना बताइए, कितनी है। मैं अभी अग्निवीर बता पर दूं, आए अग्निवीर चर्चा योजना करने, के जो क्या लोग होगा काम आपका? करते तनख्वाह, लेकिन इनसे पूछ कैसे लीजिए। प्रवक्ता बनेंगे सुनिए भाई सुनिए। आप? ये राहुल अरे गांधी की क्या तरह होगा? वाला भैया टेम्परामेंट चुप रहो, नहीं चलता। शांत रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अरे आप सुनिए सुनिए क्या होता है। सुन लो, एक शब्द झूठ में के तनख्वाह बता प्रवक्ता, दी झूठ आपको। पार्टी के प्रवक्ता, जरा ये बता दो, अरे आप जरा ये क्या? बता दो शहीद होने अरे पे 1 तनख्वाह करोड़ बता कैसे दो। देते हो? 1 करोड़ तनख्वाह। कैसे देते हो? तनख्वाह अग्निवीर कितनी पे मिलेगी शहीद अग्निवीर होने को? वालों को 1 ये करोड़ बताइए, देते हो। डिबेट बताओ करने ना आ गए कैसे यहाँ पर, देते हो? इनको ये नहीं देश- पता तनख्वाह कितनी मिलेगी, अरे शहीद होने इनको वालों को स्कीम के 1 बारे करोड़ में नहीं देते हो। पता, इनको रिजर्वेशन के बारे में नहीं पता, कैसे करोगे भाई? सुन लो ये यार, राहुल सुन गांधीवादी लो, मानसिकता नहीं 40,000 चलेगी, का जब पता तनख्वाह नहीं किसी देके चीज के बारे में तो एहसान मत करते हो बोलिए। क्या? जो ऐसे ही व्यक्ति झूठ फैला रहे हैं आप शहादत करने हरियाणा के जाता लोगों के है बीच में। 40,000 देके। अर्पिता जी, एहसान करते हैं। अर्पिता जी देखिए, ठीक है, चलो मैं रोक रही हूँ जरा आप दोनों को। जैस्मिन शाह और वीरेंद्र जी के पास भी अभी तक मैं जा नहीं पाई हूँ। जैस्मिन शाह, एक छोटा सा रिएक्शन आपका, क्योंकि देखिए एक बड़ा मुद्दा है ये अग्निवीर, और अग्निवीर को लेकर जिस तरह चलिए भले सरकार कितनी इसकी अच्छाइयां या ऐसी चीजें बता रही हूं जो सामने रखकर देश की सिचुएशन या सेना की सिचुएशन या उनकी स्थिति सुधारी जा सकती है, लेकिन यह भी एक सच है जिसको बीजेपी भी शायद स्वीकार रही है, और इसीलिए अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी की बात करते आ रहे हैं, ऐसी नौकरियां जिनमें पेंशन मिलेगी, इसकी बात अगर अमित शाह कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं उनको नुकसान या फायदा करा सकता है। सीधे तौर पर यह नजर आता है। अर्पिता जी, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये अग्निवीर का मुद्दा आज डिस्कस क्यों हो रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में डिस्कस क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के हर युवा का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आज अगर बेरोजगारी की दर देखें, इंटर स्टेट अगर हम कंपैरिजन करते हैं अर्पिता जी, मैं सीएमआई के आधिकारिक आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं, 32% बेरोजगारी वाला सबसे ज्यादा नंबर 1 स्टेट पूरे देश में है, वो हरियाणा है। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? बेरोजगारी दर करीबन 10% है, हरियाणा में है 32%। 10 साल पहले यह हालत नहीं था। तो भाजपा के दौरान आपने पूरी तरह हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। चलो एक चीज ये आपने करी, लेकिन जो नौकरियां थी, हरियाणा के कई सारे युवा आर्मी में जाते थे, वो नौकरियां भी आपने छीन ली। इतने क्रूर, इतने कठोर सरकार हमने कभी भी देश में नहीं देखी, जो नौकरियां बनाने के बजाय जो नौकरियां थी, जो उज्जवल भविष्य, लाइफ लॉन्ग पेंशन, एम्प्लॉयमेंट, और ये आप हमें समझना होगा कि 4 साल पे आप ठेके पे युवाओं को आर्मी में भर्ती करा रहे हो। मुझे एक ऐसा स्टेट, कंट्री बता दो, राष्ट्र बता दो, नेशन बता दो पूरे विश्व में जो ठेके में अपनी सेना चलाता हो। भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि आप देश को कहां पे ढकेल रहे हो, 4-4 साल के ठेके में। और अब जो ये सारी बेवकूफ बनाने वाली स्कीम इन्होंने अपनी सरकारों में लॉन्च करी है, अर्पिता जी मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे बताइए कि आज तक कितने लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की यहां पे कोशिशें करी है, अगर इतनी सारी स्कीम निकाल रहे हैं। और अगर ये स्कीम निकाल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा इनको अग्निवीर से बाहर निकले, यहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट पत्र देंगे, आप उनको वापस एग्जामिनेशन में बिठाओगे। 2-2, 4-4 साल हमारे देश के युवा मेहनत करते हैं, फिर जाके उनको आर्मी में भर्ती होती है। आप क्या चाहते हो कि वहां से ढकेल दो, फिर और 2-4 साल और आप भर्ती की लाइन में लगो, वहां पे पता चलता है कि परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है, लाइन में आप सालों साल, कितने युवा बेरोजगार युवा लाइन में खड़े हैं कि सरकारी नौकरी हमारी लगेगी। तो ये आज बोलना बहुत जरूरी है कि हरियाणा को युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम भाजपा कर रही है। आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी अर्पिता जी जिसने हरियाणा के युवाओं को बोला है कि हम आपका
और हरियाणा के हर बच्चे का और युवा का भविष्य अगर कोई अच्छा करेगा तो केवल आम आदमी पार्टी। और केवल हम बेरोजगारी के ऊपर नहीं कह रहे हैं, हम इकलौती पार्टी के जो कह रहे हैं कि हम आपको विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाएंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने स्कूल ठीक किए हैं, सरकारी स्कूल पे इतना खर्चा किया है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूल से क्यों बेहतर हैं? दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे IIT जेईई और नीट की परीक्षा क्लियर कर रहे हैं। मुझे यह बता दे भाजपा के प्रवक्ता कि आपके हरियाणा के सरकारी स्कूल के कितने बच्चों ने IIT पास किया है? मैं कह रहा हूं कि हरियाणा दिल्ली से 500 बच्चों ने IIT जेईई पास की है ये साल, और 1500 बच्चों ने नीट पास करी है। आप बताइए कि हरियाणा के गवर्नमेंट आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, नौकरियां छीन लेंगे, तो साफ आ रहा है ना कि आपका एजेंडा क्या? आप केवल अपने पार्टी के पूंजीपतियों को पैसा दे रहे हैं, युवाओं और बच्चों की तो आपकी कोई पड़ी नहीं है। तो यही एजेंडा हमारा है और यही एजेंडा के साथ हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। ठीक, शिवम। थैंक यू। यही फर्क है मोनोलॉग और डेटा में। जैस्मिन साहब अगर पढ़े होते तो समझ में आ जाता कि जो अग्निवीर है उनमें उनको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल में छूट है उनको, उनकी एज में छूट है उनको, इसके अलावा उनको रिजर्वेशन है। अगर पढ़ लिए होते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और एक और चीज, आपने क्या कहा कि ठेके पर, मुझे इस शब्द से बहुत आपत्ति है। कितने इस देश की सेना में कोई ठेके पर नहीं जाता है। आम आदमी पार्टी में आते होंगे ठेके पर नेता आते और प्लीज बीच में नहीं, थैंक यू। अरे अग्निवीर आएंगे तभी तो देंगे भाई, स्कीम 2 साल पहले हुई है तो 4 साल के बाद ही तो अग्निवीर आएंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाइए। और एक और चीज, इस देश में 18.5 साल के बाद से 21 साल तक अग्निवीर जो है सेना में आ सकते हैं। आमतौर पर 12th के बाद कोई भी बच्चा प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 3 से 4 साल 5 साल लगाता है। मुझे कोई एक बच्चा हिंदुस्तान में इस तरह की नौकरी सेटअप में बताइए जो 23 साल की उम्र में 23,40,000 रुपए कमाता हो, अपनी खुद के पॉकेट में खुद की कमाई से इतने पैसे रखता हो, उसके बाद इस देश की सारी सेनाओं में उसको रिजर्वेशन मिलता हो, उसके बाद उसको फिजिकल में छूट मिलती हो, उसके बाद उसको जो है हर जगह हर एक स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज मिलती हो। बताइए कोई एक बच्चा 23,40,000 रुपए 12वीं पढ़ा हुआ कोई बच्चा ले पाएगा क्या? उतनी तनख्वाह उसको कहीं मिलेगी क्या? पहले साल में अगर मैं बात करूं 30,000, 33,000, 36,500 और फिर 41,40,000, ये मिलेगी क्या तनख्वाह 12वीं पास को? नहीं मिलेगी भाई। लेकिन ये देश की मजबूती के लिए भी है। अब सिक्योरिटी पर आते हैं। आप भी बताइए जरा ये सवाल कि अगर आप इस देश में सरकार में, जो कि कभी नहीं आएंगे, दिल्ली से भी जाने वाले हैं, अगर आएंगे तो इस देश की सेना को युवा कैसे रखेंगे? क्या प्लान है आपके पास? कोई प्लान नहीं है। और दिल्ली की तो बात मत ही करिए तो ज्यादा बेहतर है भाई। 12वीं तक के बच्चों को सही से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 22 से ज्यादा स्कूलों में आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है। प्लीज ये बेकार की बातें मत कीजिए। और अब मैं अंत में आता हूं। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, भाजपा के और बाकी राज्यों में हमने काम किया है। हम काम के आधार पर जा रहे हैं। आप क्यों नहीं जाते काम के आधार पर? और सीधी बात है, मैं फिर से कहता हूं, अग्निवीर पर डिस्कस करना है तो अग्निवीर पर डिस्कस कीजिए और बताइए कमियां कहां हैं। ठीक है, जैस्मिन जी रिएक्शन। अर्पिता जी, मैंने 2 सवाल पूछे हैं। देखिए, ये भाजपा के प्रवक्ता भी यही लाइन ले रहे हैं, सवाल का जवाब सवाल से। मैंने 2 सवाल पूछे कि हरियाणा का बेरोजगारी दर देश भर में सर्वाधिक है, 32% है, इसका जवाब दीजिए कि आपने अब तक नौकरियां क्यों नहीं पैदा करी। और दूसरा मुझे बताइए कि दुनिया भर में कितने ऐसे देश हैं जहां पे ठेके पे ऐसे युवाओं को, आप अग्निवीर की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी सशक्त प्रबल देश नहीं है जो ठेके पे युवाओं को नौकरी दे रहा है। इसका जवाब दीजिए ना कि अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो कहां पे, कौन सा, क्या यूएस में ऐसी नौकरियां दी जाती है? क्या फ्रांस में ऐसी दी जाती है? क्या यूके में ऐसी दी जाती है? केवल भारत को आपने दुनिया में निम्न स्तर पे लेके आए हैं कि ठेका देते हैं युवाओं को 4 साल का, उसके बाद टाटा बाय बाय। ठीक है, श्रम त्यागी, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं आ रही हूं वीरेंद्र जी आपके पास। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इस तरीके से आपको ठेके पे, इस दुनिया में तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर आर्मी में सर्व करना मैंडेटरी है मेरे भाई। आप पढ़ते ही नहीं तो मैं क्या करूं? गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन गूगल करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा। और दूसरी एक और सवाल का जवाब तो दे नहीं, हमने दी है नौकरियां। अरे जवाब आपने नहीं दिया भाई। दिल्ली के मॉडल पर आपने जवाब नहीं दिया, इसके अलावा हरियाणा पर आपने जवाब नहीं दिया, अग्निवीर को बारे में आप नहीं जानते, चीजें आपको नहीं पता, उनकी रिजर्वेशंस आपको नहीं पता। मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? आप तो कांग्रेस प्रवक्ता की तरह ही कर रहे हैं। मैंने आपसे सैलरी नहीं पूछी, 4 और चीजें पूछी तो आपको पता ही नहीं है अग्निवीर के बारे में। विषय यही है, आप देश को कुछ समय के लिए भटका सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जनता जब चुनाव में जाती है तो जैसे आपको मुंह की अभी 2024 में खानी पड़ी और जो हालात आपके बुरे हुए, और यही हालात आपके यहां पर हरियाणा में होना है, यही होगा। ठीक है, अब चुनाव तक लाएं तो 1-2 सवाल मेरे होंगे शिवम त्यागी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन में वीरेंद्र जी से भी जरा ले लूं, उसके बाद आ रही हूं सवालों के साथ। आ रही हूं, दीपक जा रही हूं।
अर्पिता जी, जिस तरीके से इन्होंने पहले समाज को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर बांट के वोट लिए, इसी तरीके से इन्होंने डिफेंस को भी बांट दिया। वहां पे भी अब टेम्परेरी और परमानेंट का स्कीम ये लेके आ चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि उनके लिए हम राज्यों में आरक्षण दे रहे हैं। देश में 50% जातियों को आरक्षण के बाद, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण आने के बाद, 60% आरक्षण होने के बाद ये दूसरी तरफ और समाज को बांटेंगे। ये देश के युवाओं में एक ऊपर सेना में लड़ाई करवा रहे हैं, उसके बाद फिर समाज में फिर लड़ाई करवा रहे हैं। एक हरियाणा की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 6% है। हरियाणा का जो ग्रोथ है, जो जीएसटी कंट्रीब्यूशन है, वो भी 6% से ज्यादा है। लेकिन देश की बेरोजगारी दर 3.2 जो हमारे मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताई, लेकिन हरियाणा की बेरोजगारी दर 6%। एक ऐसा प्रदेश जो 10% डिफेंस में सारी की सारी डिफेंस फोर्सेस में देता है, एक ऐसा प्रदेश जो 70% देश के मेडल लेके आता है, एक ऐसा प्रदेश जो दिल्ली के तीनों तरफ है, इनको बेरोजगारी में ये सबसे नंबर 1 पे लिया है। इनने हरियाणा को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 12 गुना लोग विदेशों में जा रहे हैं, अवैध तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है। नौकरियां क्यों नहीं है? क्योंकि नौकरियां गुजरात के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को यहाँ पे नौकरियां आगे दी। इन्होंने कहा कि हम काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। देखिए, काम के नाम पर वोट मांगते तो मुख्यमंत्री नहीं बदलना पड़ता। इन्होंने मुख्यमंत्री बदला। अब वो जो मुख्यमंत्री है उसको बुलवा भी नहीं रहे, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, उसका नाम भी नहीं ले रहे। 9.5 साल में इन्होंने मुख्यमंत्री के बाद, उसके बाद जो मुख्यमंत्री आज का, उसकी भी सीट बदल दी। जो इनके एमएलए थे उनकी कोई भी टिकट काट दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा जैसे प्रदेश को, जो देश में ना सिर्फ कृषि में, ना सिर्फ जवानों को फौज में भेजने में, ना सिर्फ मेडल में, ना सिर्फ आईआईटी में सबसे ज्यादा टॉप पर हरियाणा के, यूपीएससी में सबसे ज्यादा टॉप पर हरियाणा के, लेकिन बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1। इस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बाद करके रख दिया है। और बेरोजगारी का वो जो आज जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा को बर्बाद किया है, उसी तरीके से हरियाणा के लोग इनको बर्बाद करेंगे। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी इस बार के बाद, मैं आखिरी बार अर्पिता जी एक बात सुन लीजिए, 2014 से पहले जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो लेवल पे थी, उसी लेवल पे चली जाएगी। 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, 10 सीटें नहीं ले पाएगी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। हाँ, शिवम त्यागी, देखिए इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है क्योंकि आपने मुख्यमंत्री बदले। अगर इतना अच्छा काम, तब सवाल ये कि मुख्यमंत्री क्यों बदले गए। अग्निवीर को लेकर ये भी दिख रहा है कि इससे डैमेज हुआ है पार्टी को, और इसीलिए हर चुनावी रैली में, हर चुनावी सभा में ये बात बार बार कही जा रही है कि कैसे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, कहां कहां आरक्षण दिया जा रहा है, क्या क्या आप करने वाले हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए। और दक्षिण हरियाणा में ये मुद्दा ज्यादा प्रभावी है, ये भी एक दिखता है। क्योंकि अगर देखिए, साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में 24 सीटों पर जीत का जो अंतर था वो 5000 से कम, और 5 सीटों पर ये अंतर 1000 से कम था। और ये जो अग्निवीर योजना है, ये निर्णायक साबित होगी, ये बीजेपी भी समझ रही है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाकर अब तय होगा, तो आपको दिख रहा है कि जनता किस बात पर आपसे नाराज है। अर्पिता जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने जब भी अपने एजेंडाज तय किए तो उनके हमेशा साथ खड़े रहे। आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। जैसे 370 का विषय है, कुछ लोगों को लगा कि यह हमें डैमेज कर सकता है, लेकिन अगर देश की यूनिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए वो जरूरी था, देश के संविधान के लिए, दलित के लिए वो जरूरी था, तो हमने उसको लागू किया। राम मंदिर को लेकर इस देश में 2009-10 में कोई उस मुद्दे को छूने को भी तैयार नहीं था, लेकिन हम उस पर हमेशा लगे रहे, उसके साथ खड़े रहे तो खड़े रहे। अगर आज हम खास तौर पर अग्निवीर की बात करें तो इसमें भी देश का एक इंटरेस्ट है कि देश की सेना को युवा होना अनिवार्य है। आने वाले समय में जिस तरीके की लड़ाइयां हैं, जिस तरीके से एआई वॉरफेयर चल रहा है, उसको देखते हुए हमें फ्रेश माइंड और युवा नेता वो चाहिए। अब आ गया, वो छिटक जाएंगे तो वापस लिया ना उसको। अब आ गया आपके हिसाब से तो वो पूरी योजना ऐसी थी जो किसानों की बेहतरी के लिए थी, तो अगर वो बेहतरी के लिए थी तो उसको भी वापस नहीं लेना चाहिए फिर तो। नहीं, लेकिन क्योंकि उसमें मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस देश के किसानों को समझाने में असफल रहे, स्कीम अच्छी थी, लेकिन हम हाथ जोड़कर ससम्मान माफी मांगकर इसको वापस लेते हैं। हम लोगों को नहीं समझा पाए, हम कोई रिजिड नहीं है किसी चीज को लेकर। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री तो आपको क्या लग रहा है अग्निवीर पर आप समझा पा रहे हैं? बॉर्डरिंग स्टेट में जो लंबी बातें कर रहे थे, जो बेरोजगार हैं, वो ये समझ पा रहे हैं? मुझे थोड़ा सा, बिल्कुल मैं मानता हूं कि बिल्कुल समझ पा रहे हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसी स्टेप की तारीफ भी होगी। और एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जेजेपी मतलब ये जबरदस्त पागलपन वाली जो बात मेरे भाई वीरेंद्र ने कही है, कहते ऑलरेडी इस देश में 60% आरक्षण है
और सेना में भी आरक्षण दे दोगे तो कैसे चलेगा? देश को बांट रहे हो। अरे भाई ये वो वाला आरक्षण नहीं है, मैंने नहीं ये उस रिजर्वेशन के बारे में समझ नहीं रहे भाई आप। प्लीज कैसी बातें करें? मैं फिर से अरे आप ही ने कहा ये, अरे कमाल वीरेंद्र आप ही का नाम है। आपने कहा कि देश में पहले से ही 50% आरक्षण है, 10% ईवीएस है और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और इसके अलावा अगर फौज में भी आरक्षण देंगे तो बांट देंगे। अरे भाई ये वो आरक्षण नहीं है। आप कह रहे हैं रिटायरमेंट होने के बाद नौकरियों में देंगे, फौज में वो आरक्षण की बात नहीं हो रही। समझिए आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन रिजर्वेशन आपने कहा राज्य की नौकरियों में देंगे, बीच में चलाने से कोई लाभ नहीं है। मैं नहीं बोला की नौकरियों में देंगे, योगी सरकार ने दिया, पागल पार्टी के सरकार ने दिया, आपने कहा। आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, वो लॉजिकल नहीं है भाई। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। रिजर्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे लोगों को रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि अग्निवीरों को रिजर्वेशन चाहिए। अमेरिकी सरकार की ओर से एक आंकड़ा जारी हुआ हरियाणा में जिले कितने हैं? शिवम त्यागी, आप हरियाणा में इस पर आखिरकार मुझे बता दीजिए 22-23 में सबसे ज्यादा आंकड़ा 96,000 कैसे पहुंच गया? दिक्कत आ रही है बार बार, फिर चली गई आवाज। इस सवाल पर बार बार आवाज आपको क्यों चली जा रही है ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे। आ रही है क्या शिवम जी आवाज? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन कई बड़े सवाल यहां पर हैं। और क्या ये अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा जो डैमेज कर जाएगा, या उसी डैमेज को बचाने के लिए हर चुनावी सभा से ये बार बार बताया जा रहा है कि किस तरह से हम आरक्षण देने वाले, किस तरह से हम सरकारी नौकरी में जगह देने वाले जिससे पेंशन मिले, ये सब बताया और समझाया जा रहा है ताकि इसका नुकसान ना उठाना पड़े।